कक्षा 7वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा याद करना है। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेते हैं तो पूरे आप 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में। तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान। ठीक है, समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरे पेपर को अच्छी तरह से याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आता, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? तो आपका यह था आयोडीन, बी था प्रोटीन और सी था हीमोग्लोबिन और डी था आपका विटामिन। तो यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? तो आपके यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों में जो ऑक्सीजन पहुँचाता है वो आपका हीमोग्लोबिन पहुँचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर प्रश्न दूसरा आता है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो आपका यह था मलाई, बी था चॉकलेट और सी था ORS ठीक है घोल और डी था पानी। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला ORS घोल। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा आता है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपका यह था फेफड़ा और बी था यकृत और सी था आपका वृक्क और डी था आमाशय। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका आंसर आपके यहाँ पर वृक्क हो जाएगा। ठीक है, वृक्क आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न चौथा देख लेते हैं, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो आपका यह था 50 किलोमीटर और बी था 60 किलोमीटर और सी था 70 किलोमीटर और डी था 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2 स्टेशनों के बीच की दूरी आपकी 120 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 60 किलोमीटर हो जाएगा। अब प्रश्न 5 आता है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है? तो आपका यह था टाइफाइड, बी था कैंसर और सी था TB और डी था मलेरिया। तो यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारी है वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपके यहाँ पर टाइफाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आएँ। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। निर्देश आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता है, ठीक है, कोटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ठीक है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप आपका घटपर्णी है। ठीक है, घटपर्णी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, 6 में का। फिर आपका 7वां आता है, घास में डॉट डॉट की प्रचुरता होती है। तो घास में आपकी जो प्रचुरता होती है वो सेलुलोस की होती है। तो आपका इसका आंसर है यहाँ पर ठीक है सेलुलोस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 8वां आता, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप आपके यहाँ पर ताप कहलाती है। ठीक है, ताप आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपका ठीक है RBC कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, RBC कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर आपका 10वां आता, समय का मूल मात्रक डॉट डॉट है। तो समय का मूल मात्रक आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समय का मूल मात्रक आपका सेकंड रहेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख लीजिए, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें कोशिका के अन्य अंगक स्थित होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता, विटामिन C के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन C के मुख्य स्रोत खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और टमाटर। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न आता, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है।
फिर आपका 14वां आता है परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें हृदय और रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं। फिर आपका 15वां आता है कायिक प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। तो कायिक प्रबंधन के 2 लाभ रहेंगे, नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं और नए पौधे जनक पौधों की बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता, ठीक है, अपपटक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, अपघटक किसे कहते हैं। तो वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को हुमस में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघु तीर प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब लघु तीर प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता है ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। इसकी 3 मुख्य विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। फिर आपका 18वां आता अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर आपको 19वां आता स्वपरागण और परपरागण के बीच आपको अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा जब परागकण उसी फूल के वर्तिका में पर गिरते हैं तो ये आपके यहाँ पर स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण जब एक फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिका पर पहुँचते हैं। फिर आपके यहाँ पर 20वां प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या समझते हो। तो इसका उत्तर रहेगा यह एक मापन की मानक प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, ऐसा ही मात्रक, ताकि वैज्ञानिक गणनाओं में एक रूपता बनी रहे। अब चलिए 21वां क्वेश्चन आता है ऐसे 6 उत्पादों के नाम लिखिए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर लकड़ी हो जाएगा, औषधियाँ, गोंद, शहद, फल, रबर। और 22वां आपका आता है अपांग क्या, शुष्क अपांग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा अपशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठने वाले ठोस कचरे को अपांग कहते हैं। शुष्क अपांग का उपयोग खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, द्वितीय प्रश्न। तो 23वां आता फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहने वाला फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं, नया पदार्थ बनना, ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति और गुणों में परिवर्तन। इसको पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 24वां वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका, ठीक है, वायवीय अवायवीय श्वसन में 5 अंतर दिया गया है। जिस तरह से हम आपको अंतर दिखाना है सेम आपको इसी तरह से कॉपी में लिखना है। जो आपको यहाँ पर परीक्षा में कॉपी मिलती है उसमें आपको सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 डब्बे बनाने हैं, लक्षण, एक में डालना लक्षण, एक में डालना वायवीय श्वसन, एक में अवायवीय श्वसन डालना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 25वां आता क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका यहाँ 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। कारण, प्लास्टिक की प्रकृति और निष्कर्ष, इनको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 26वां समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। और बी आता रोगी बायनो एम्बुलेंस उल्टा क्यों, ठीक है, लिखा जाता है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप यहाँ पर 26वां का ये वाले का आंसर देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। इनको आभासी और सीधा, समान आकार, पार्श्व परिवर्तन और समान दूरी। फिर आप बी वाले को उत्तर देख लीजिए। आपके यहाँ पर 26वें के बी वाले का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।